हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्रमा का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 वीडियो करा दिया हूँ। उस जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये बीपीएससी तैयारी के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रीय आंदोलन। और 6 to 8 में तो ये बीपीएससी तैयारी में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा वीडियो मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 2 वीडियो को। काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना ही काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है फिर कि इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया था। 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिरी को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गोंडा में फांसी दे दी गई। फिर नेक्स्ट आइए अब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठक की। फिर नेक्स्ट है ये कि बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन के सक्रिय सदस्यों में भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर एवं सुखदेव आदि शामिल थे। फिर सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक जो थे स्कॉट की हत्या करना था। जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को क्या किया था, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है, उसको मारना था, किसको? एस्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से वो जो है तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे वो लाहौर के, उसको सॉन्डर्स की उसको हत्या कर दिया। ठीक है, गलती से। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। सबसे नाटकीय घटना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में घटित हुई, जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके थे। पर्चे में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, वे वहीं पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते रहे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के 64वें दिन ही एक क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए थे। लाहौर षड्यंत्र केस, आइए 1929। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के साथ ही धीरे धीरे अनेक HSRA क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में मुकदमा संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया। उनमें से 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, भारत के फांसी के समाचार से भारतीय जनता को बड़ा आघात लगा। संपूर्ण देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और शोक सभाएं हुई। चंद्रशेखर आजाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जो है आपको गोली मार कर शहीद हो गए। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद का जो मृत्यु है वो किस पार्क में हुआ था, तो अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में। अब है चटगांव आर्मडी रेड। ठीक है, बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने सहयोग असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए थे और इसलिए वह सामान्यतः मास्टर दा के नाम से भी जाने गए हैं। ठीक है, सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्यसेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह कर दिया। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, मेमनसिंह, बाड़ीसाल की शस्त्रागारों पर एक ही समय में हमला करने की योजना थी। इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार, सहायक टुकड़ी पर अधिकार करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे थे। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हमला किया। पंजाब में हरिकृष्ण या कृष्ण ने
पंजाब के गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया और कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। यह घटना चटगांव अमरवली रेड के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिसंबर 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइट्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारागार महानिरीक्षक की हत्या कर दी। आर्मडी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान और में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त थी। अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए प्रीतिलता ने जहर खा लिया एवं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। 1920 के दशक के आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः शुरू हुई, जो अगले कुछ वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में जारी रही। इस बीच क्रांतिकारी यह अनुभव करने लगे कि हिंसात्मक घटनाओं में कोई भी दीर्घकालीन लाभ नहीं होगा। समय के साथ अधिकांश क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह और उनके मित्र ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता क्रांतिकारियों के तरीके के विरोधी थे और अधिकांश लोगों ने संघर्ष का हिंसात्मक तरीका अपनाया था। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया था, तब क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने देश में हिंसक वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट है कि नए नेताओं का उदय। 20वीं सदी के तीसरे दशक में युवा नेताओं के एक नए समूह का उदय हुआ था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में योगदान दिया था। नए नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता की आकांक्षाओं के साथ जोड़ने पर ही यह सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज़ादी प्राप्त करना आवश्यक है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्संरचना करना, दरिद्रता और पिछड़ेपन को समाप्त करना एवं समानता तथा न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इन नए नेताओं ने देश के जवानों को अधिक प्रभावित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं पर समाजवादी विचारधारा तथा रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सोवियत संघ की साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति ने और रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के एशियाई भागों की प्रगति ने उन्हें अधिक प्रभावित किया था। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत लौटने पर वे गांधी जी के संपर्क में आए थे। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से प्रभावित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। उनकी दृष्टि में जनता की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष आवश्यक था। वे पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं और द्वारा शासित जो राज्यों की जनता के कष्टों को महसूस किया। जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में आरंभ हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में मदद की। गांधी जी के पश्चात जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के सबसे बड़े नेता बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस, आइए नेक्स्ट है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में 1897 में हुआ था। उनके पिता वकील थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी, जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी। ठीक है, राय बहादुर की पदवी बाद में लौटा दी थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए। उन्होंने सफल विद्यार्थियों में चौथा स्थान प्राप्त किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का सुभाष चंद्र बोस को गहरा आघात पहुंचा था। अप्रैल 1921 में वे भारत लौट आए और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन सन 1920 से 22 में भाग लिया और इस दौरान वे चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। वे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे, जो नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स में बताना कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, 1924 ईस्वी में उन पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और उन्हें 3 साल जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई विचारधारा के नेता थे। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को अधिक तीव्र बनाना चाहते थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे कोशिश के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्लास 9 का 8 का जो है सिविक्स का जो जितना भी बुक है वो एशियाटी बोर्ड वो सब मैं कराकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय हिस्ट्री विद में डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।